Assalamu alaikum ji, this is Muhammad Hanzla Zamir from Project Legal Guidance of Juris.pk. The topic for today's lecture is English Writing and Legal Drafting with Mr. Muhammad Hassan Ehsan. Mr. Hassan is a law graduate from University of London. He's a former advocate of High Courts of Pakistan and currently serving as Assistant Commissioner. So thank you very much, Hassan sir, for joining us. Thank you very much. Thanks for having me. It's a Hassan, pleasure to be with the young hosts like yourself, and I hope that law students, young lawyers, and even civil service aspirants will benefit from this show. thank you. Sir, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हंसला, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह. Sir, first of all, tell us something regarding your journey from being a lawyer to an assistant commissioner and your induction in civil services. जी thank you. I did my law from University of London और उसके बाद external program, उसके बाद then I joined, जिस तरह कि हमारे पास सब कॉन्टिनेंट में एक ट्रेडिशन है कि एक आप pupil master को ज्वाइन करते हैं. तो I joined a very seasoned and distinguished lawyer, a big name in the legal circles, former Attorney General Irfan Qadir Saab. I had the privilege to work with him as his associate, as his junior. तो मुझे बहुत सीखने का मौका मिला उनके साथ और फिर डिफरेंट जो एरियाज ऑफ लॉ पे हमने काम किया बड़ा क्लोजली, जिसमें सिविल लॉ भी था, क्रिमिनल लॉ भी था, जिसमें जो है डिफरेंट हमने कॉर्पोरेट साइड पे थोड़ा सा काम किया, कॉन्स्टिट्यूशनल साइड्स पे काम किया. तो बड़ा अच्छा जो एक एक्सपीरियंस था, बड़ा होलिस्टिक एक्सपीरियंस था और उससे बड़ा क्लोजली जो है वो सोसाइटी को, ये क्रॉस सेक्शन को देखने का मौका मिला. बिकॉज एज अ लॉयर यू कम अक्रॉस प्रॉब्ली हंड्रेड्स ऑफ पीपल कोर्स एवरी डे. तो आप वो थोड़ा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, कोर्ट्स चूंकि एक माइक्रोकॉज्म है सोसाइटी का, आपको हर किस्म के वहाँ पे एक लोग कोर्ट्स में मिलते हैं, तो बड़ा क्लोजली सोसाइटी को ऑब्जर्व करने का मौका मिला और इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. और मेरे ख्याल में जो मेरी फाउंडेशन थी और मेरी जो ट्रेनिंग थी एज अ लॉयर, दैट हैज हेल्ड मी इन गुड स्टेड और उसने बड़ा मुझे हेल्प किया सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी में भी और सब्सिक्वेंटली उसकी ट्रेनिंग के अंदर भी. तो बहुत अच्छा और रिवॉर्डिंग मेरा और बड़ा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग और इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरा लॉ के अंदर. जी राइट. तो ये जो सिविल सर्विस है इसकी तरफ कैसे रुझान बना? मतलब आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे थे, उसके बाद ये बचपन से था या फिर बाद में आके रुझान बना? ये गेट दिस आस्क्ड क्वाइट ऑफन कि क्यों अगर लॉ में आप जो थे वो छोड़ के आपने एक लॉ की अच्छी प्रैक्टिस को क्यों सिविल सर्विस की तरफ ट्रांजिशन किया. तो मैं ये जवाब देता हूँ कि सिविल सर्विस और लॉ का बड़ा क्लोज ताल्लुक है और इस तरह से नहीं है कि आप सिविल सर्विस और लॉ जो है दूसरे से डिटैच या डिवोर्स नहीं है. बिकॉज लॉ में आप एक उस यू एट द अदर साइड ऑफ द डिवाइड, लॉ में आप जो है दूसरी तरफ हैं टेबल के और सिविल सर्विस में आप दूसरी तरफ हैं, यानी कि आपका एक क्वाज़ी जुडिशियल रोल भी है, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं लॉ को, वहाँ पे आप परसुएड कर रहे हैं और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आर्ग्यू कर रहे हैं. तो लॉ दोनों तरफ सिर्फ रोल्स का रिवर्सल है, लॉ से ताल्लुक नहीं टूटा. और जहां तक बात है कि सर्विस को क्यों ज्वाइन किया, तो वो एक फैमिली लेगेसी थी. माय अंकल्स एंड माय फादर आर फ्रॉम द सिविल सर्विस, तो इस वजह से एक नेचुरली एक ग्रोइंग अप एक फैमिली में एक रुझान था. इसकी वजह से आई वाज इंस्पायर्ड, आई आइडियलाइज माय फादर एंड माय अंकल्स. तो उसकी वजह से फिर मेरे में भी एक शौक था कि मैं भी सिविल सर्विस ज्वाइन करूं. तो लॉ का इस तरफ लॉ जो है आपको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा, लॉ की अगर आपकी ट्रेनिंग है और लॉ की अगर आपकी एजुकेशन है, उससे बड़ी मदद मिलती है आपको लॉ को इम्प्लीमेंट करने में. राइट. बल्कि मैं यहाँ पर सर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसे लोग और आपके इल्म से जो है वो हमें इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिल रहा है. और मैं आपका एक दफ़ा फिर से शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आपने इतने इंतहाई अहम मौजू पर जो है वो बात करने के लिए वक्त निकाला. सो थैंक यू वेरी मच सर. टॉपिक की तरफ आएंगे. टॉपिक है हमारा इंग्लिश राइटिंग और लीगल ड्राफ्टिंग. तो हसन साहब, ओवर टू यू सर. थैंक यू वेरी मच. इट्स अ प्लेजर कि आपने मुझे इतने इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक पे बात करने के लिए जो है वो इनवाइट किया है. तो स्टार्ट करते हैं. देखिए, लीगल ड्राफ्टिंग एक बड़ा एक वेल नोन मैक्सिम है कि स्क्रिप्टा वॉलेंट वर्बा वॉलेंट इन स्क्रिप्टा मैनेंट. इसका मतलब ये है कि स्पोकन वर्ड्स फ्लाई अवे एंड रिटन वर्ड्स रिमेन.
तो जो आप बोलते हैं वो बात सिर्फ एक ट्रिवियल है, वो ख्वाब में बात होती है, लेकिन जो परमानेंट रिटर्न बात है उसका एक रिकॉर्ड रहता है। इसकी वजह से ड्राफ्टिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अगर बात की जाए जो कॉमन प्रैक्टिस है हमारे कोर्ट्स के अंदर, अगर आप हाई कोर्ट की बात करें तो जजेस जो हैं वो एक रात पहले आपका ड्राफ्ट उन तक पहुंच जाते हैं एंड दे रीड अप योर ड्राफ्ट, और बहुत सारे वेरियस इंस्टेंसेस में वो अपना माइंड बना लेते हैं उस ड्राफ्ट की बेसिस के ऊपर। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि एक ड्राफ्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर उस ड्राफ्ट के अंदर कोई मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग की, ग्रामर की या लीगल मिस्टेक्स हैं, तो वो मिस्टेक्स कितनी ज्यादा कॉस्टली हो सकती हैं। एक लॉ फर्म की रेपुटेशन के लिए, एक लॉयर की अपनी प्रेस्टीज, उसकी जो स्टैंडिंग है एट द बार, उसके लिए वो कितनी ज्यादा क्रूशल है। तो आपका ड्राफ्ट, एज ए से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका जो ड्राफ्ट होता है वो दैट इज मेक और ब्रेक थिंग फॉर यू। वो आपको दैट कैन मेक यू एंड दैट कैन आल्सो ब्रेक यू। तो ड्राफ्ट की जो इंपॉर्टेंस है दैट कैन नेवर बी ओवर स्ट्रेस्ड। आपका एक इनिशियल इंट्रोडक्शन है, इसके बाद जो हमने बात की कि एक स्मॉलेस्ट मिस्टेक भी ड्राफ्ट के अंदर वो टॉलरेट नहीं की जा सकती, बिकॉज ये बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है, रेपुटेशन एट स्टेक है, आपकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। तो ड्राफ्ट के लिए हमेशा जो भी यंग लॉयर्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, ड्राफ्ट पे बहुत फोकस करें। डोंट थिंक कि एक ड्राफ्ट तो एक ऐसी सी चीज है जो आपने कागज पर लिख के दे दिए, आपके आर्गुमेंट सब कुछ है। यस, अग्रीड, आर्गुमेंट्स हैव देयर ओन इंपॉर्टेंस, लेकिन ड्राफ्ट की जो इंपॉर्टेंस है, पहले आपका ड्राफ्ट पहुंच जाना जज साहब के पास, तो ड्राफ्ट की जो इंपॉर्टेंस है, देखिए वो आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो नेवर टेक इट लाइटली, टेक utmost केयर एंड एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस व्हेन यू प्रिपेयर योर ड्राफ्ट। अच्छा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि ड्राफ्टिंग वो डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में एक लेमैन के लिए तो हम ये बात करेंगे कि इट्स अ सिंथेसिस ऑफ लॉ एंड फैक्ट, यानी कि फैक्ट और लॉ का जो आपस में जो इंटरप्ले है उसका नाम ड्राफ्टिंग है। सिंपल फैक्ट्स आप बयान करें बट इन द बैकड्रॉप ऑफ द लॉ, ऑफ द रेलेवेंट लॉ। अब टाइप्स क्या है ड्राफ्टिंग की, आप क्या ड्राफ्ट क्या कर रहे हैं, उस पर डिफरेंट तरह के नोटिस हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, एफिडेविट्स, पिटिशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशंस, बेल्स, ये सब ड्राफ्टिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं एज अ लॉयर जो आप ड्राफ्टिंग करते हैं। और इट कैन नेवर बी ओवर एम्फसाइज्ड कि जो ड्राफ्टिंग है, यू नो, इट इज कॉल्ड द कॉर्नरस्टोन ऑफ एनी लिटिगेशन। किसी भी लिटिगेशन का ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल फेज है। ड्राफ्टिंग कैन, एज आई सेड, मेक और ब्रेक योर केस। अब अगर हम ब्रीफली बात कर लें एलिमेंट्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द ऑडियंस, आपके ऑडियंस कौन है। अगर आप एक लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपकी जो 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 आपके जो एड्रेसी है वो कौन सी पार्टी है। इज इट अ फर्म, इज इट अ पर्सन, क्या वो एक पढ़ा लिखा आदमी, या वो एक मैन इन द स्ट्रीट है, या वो एक बड़ी कॉर्पोरेट फर्म है, या आप गवर्नमेंट। कोई भी आप जब अपना ऑडियंस को, व्हेन यू विल कीप योर ऑडियंस इन योर माइंड, अगर आप उसको ज़हन में रखेंगे कि आपका ऑडियंस कौन है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, तो आप बहुत एक्सरसाइज करेंगे ड्यू कॉशन अपने ड्राफ्ट को तैयार करने में। तो ऑलवेज कीप योर ऑडियंस इन द माइंड। क्लैरिटी, as a lawyer you are expected to make a clear draft and be clear in your arguments as well. clarity बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ड्राफ्ट एम्बिगुअस है, अगर आप हवा में बातें कर रहे हैं, एम्बिगुइटी है उसके अंदर, समझ नहीं आ रही, बेरब्त है, कोई आपस में बात का कोई आपस में जो है वो कनेक्शन नहीं बन रहा, तो वो दैट विल बी एन एम्बिगुअस ड्राफ्ट। उसका नुकसान क्या होगा, नुकसान आपके क्लाइंट को होगा और आपके केस को नुकसान होगा, बिकॉज जज साहब जो है उनको उसको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल पेश आएगी। और बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट यू आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द कोर्ट। दैट मीन्स अगर आपका जो ड्राफ्ट है वो एम्बिगुअस है तो फिर आप सही असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, दैट विल बी अल्टीमेटली डैमेजिंग टू योर कॉज एज अ लॉयर। क्रोनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, किस सीक्वेंस में इवेंट्स in which sequence did the events take place, तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप क्रोनोलॉजी सही बता सके, पिन पॉइंट करें। कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर आर्गुइंग मर्डर केस या मर्डर रेफरेंस आर्ग्यू कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स कि किस वक्त क्या इवेंट जो है वो क्या अक्रेंस हुई है, क्या इवेंट हुआ है, उसका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या थी, टू बी वेरी प्रिसाइज, दैट इज ऑल। लॉजिक, अगेन इलॉजिकल बातें ना करें। प्रैक्टिकल जो लॉ के साथ एंड फैक्ट्स का जो इंटरप्ले है वो आपका बड़ा लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल ऑर्डर के अंदर बात हो, ये ना हो कि
जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपने कहीं एंड पे कर दी। फॉर एग्जांपल अगर हम बेल्स की बात कर रहे हैं तो जो ग्राउंड्स ए बी सी एंड डी ई, उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कहीं जो है वो एफ पे कर दें पॉइंट पे, और ए या बी पे आप जो है वो थोड़ी सी स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट बातें कर दें, तो वो भी देन अगेन दैट वुड नॉट बी अ लॉजिकल ड्राफ्ट। प्रिसीजन अगेन, बात जो क्लैरिटी की हुई वहीं से प्रिसीजन आल्सो स्टेम्स फ्रॉम दैट कि प्रिसाइज हो, आपको पिन पॉइंट पता हो उस शख्स का नाम जो है, जिसको अक्यूज का नाम की एग्जैक्ट क्या है, किसका रिश्तेदार है, कितने भाई हैं, यू नो, ये आपके सब कुछ आपके प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट के अंदर चीजें मौजूद होनी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बी वेरी प्रिसाइज विद द इंफॉर्मेशन दैट यू सप्लाई, बिकॉज आपसे कहीं भी बात पूछी जा सकती है। जज साहब आपसे पूछ सकते हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल एक्स बात का है, वाई बात क्या है। अगर इफ यू नॉट वेल प्रिपेयर्ड और आपका प्रिसाइज अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देन यू कट अ सॉरी फिगर इन द कोर्ट। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ड्राफ्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ड्राफ्टिंग इज एन एक्सरसाइज इन लीगल कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एज अ लॉयर आपकी जो आर्मरी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज इट इज थ्रू कम्युनिकेशन दैट यू plead your case, and with communication I mean effective communication। effective communication के साथ ही आप अपना जो है वो केस इफेक्टिवली आर्ग्यू कर सकते हैं और प्लीड कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ड्राफ्ट है दैट स्पेसिफाइज के लीगल इशू क्या है, क्लाइंट की क्या स्टेटमेंट्स हैं, रेमेडीज आप क्या सीख कर रहे हैं, ये बातें बड़ी क्लियर हो। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज अगेन जो हमने पहले बात की कि यू नो अनक्लियर या एम्बिगुअस बातें दैट विल नॉट असिस्ट योर केस, अल्टीमेटली वो कंफ्यूज कर देगा। जज साहब को भी कर सकता है और आपकी इवन जो आपका क्लाइंट है वो भी आप सेटिस्फाई नहीं होगा कि आपका एक क्लैरिटी नहीं है ड्राफ्ट के अंदर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक स्ट्रक्चर आपके ड्राफ्ट के अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस और स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर से मतलब है, देखिए दो तीन ड्राफ्ट एज अ लॉयर, अगर प्रैक्टिसिंग लॉयर जो इस शो को देख रहे हैं, आपके पास एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट होता है जिसमें आपके पास प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आपके अपने नोट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, फिर केस लॉ। तो ये तमाम चीजों का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। यू नो, इस स्ट्रक्चर के बगैर आप इफेक्टिवली अपना केस प्लीड नहीं कर सकते। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी ड्राफ्ट अक्सर देखता था व्हेन आई वाज इन एक्टिव प्रैक्टिस, ओवर यूज ऑफ लीगलीज। लीगलीज हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लीगल टर्म्स या लैटिन मैक्सिम्स बहुत ज्यादा। ये आप देखिए आपका केस कहाँ पे आप आर्ग्यू कर रहे हैं, आप सेशन कोर्ट में आर्ग्यू कर रहे हैं, हाई कोर्ट में कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अप्रोप्रिएटली उसके अकॉर्डिंगली अपने केस को ड्राफ्ट करें। तो एक्सेसिव यूज है लीगलीज का, वो भी चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। बी क्लियर, देखिए सबसे ज्यादा जो बिकॉज आई प्रैक्टिस लार्जली इन लाहौर, तो लाहौर में जो जितने मैंने अच्छे चेंबर्स देखे हैं वहां पे सबसे ज्यादा सीनियर लॉयर जिस फोकस जिस बात पे करते हैं वो ये है कि बी सिंपल, प्रिसाइज एंड क्लियर। बहुत ज्यादा फ्लावरी एक्सप्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। उसकी गलती ये होती है बिकॉज अगर आप इस तरह से इफ यू प्ले आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, तो उतना ही ज्यादा आपका चांस होता है टू मेक मिस्टेक्स। जिस चीज पे आपको कमांड नहीं है तो आप उसमें इफ यू विल डेल्व इनटू दैट यू विल मेक मिस्टेक्स। इसलिए यहाँ पे गलती का रूम नहीं है, बिकॉज गलती विल बी कॉस्टली, गलती विल कॉस्ट योर क्लाइंट हिज केस। तो गलती के से बचने का तरीका ये है कि सिंपल वर्ड्स में सिंपली बट इफेक्टिवली कन्वे करें अपना केस। तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, लीगलीज, इससे यू नो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट तो बेहतर है कि आप उससे रिफ्रेन करें। अच्छा, नाउ आई गिव यू अ बिट ऑफ एन ओवरव्यू कि क्या मिस्टेक्स हैं, व्हाट पिटफॉल्स टू टेक नोटिस ऑफ एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट यू शुड अवॉइड, जो कि मैंने देखा है अपने वो क्लास रात को ये गलतियां, ये मिस्टेक्स करते हुए। कई दफा होता है कि आप ड्राफ्ट कर रहे हैं अपना केस, बट लॉयर्स उसको इफेक्टिवली दे डोंट रीड इट, आप प्रूफ रीडिंग नहीं करते। अब मैं थोड़ा सा आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं। आई प्रैक्टिस विद इरफान कादर साहब एंड ही वाज थॉरली मेटिकुलस लॉयर। मैं उनके साथ 1-to-1 बैठता था, व्हेन यू यूज्ड टू वर्क ऑन केसेस। कई दफा ऐसा होता था कि एक एक वर्ड के ऊपर हमने कई दफा उसको सोचा कि नहीं यहाँ पे ये वर्ड ज्यादा सेंस बन रहा है, ये वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो वी वुड क्लियरली थिंक आउट आवर ड्राफ्ट, उसको वी वुड रीचेक इट, उसको दोबारा से रीड्राफ्ट करते थे हम, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने चेक करें,
अपने रीड करें दोबारा से अपने ड्राफ्ट को। लिखना एक और बात है, इंपॉर्टेंट बात है, बट उसको रीड करना, प्रूफ रीड करना, वो भी उतना इंपॉर्टेंट है शायद, या शायद उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कई दफा सेकंड थॉट्स आते हैं कि नहीं यहाँ पे ये चीज होती तो ये ज्यादा बेहतर होता, तो दैट इज व्हाई ऑलवेज रीचेक एंड रीड। अच्छा, एक और प्रैक्टिस दैट हैज क्रेप्ट इन, वो ये है कि आपके पास बने बनाए रेडीमेड ड्राफ्ट्स होते हैं, और आप वो ड्राफ्ट्स कॉपी पेस्ट किया अपना, आपने कोई पिटिशन बनानी है तो कोई पुराना कहीं से ड्राफ्ट लिया, कॉपी पेस्ट किया उसको, एंड उसमें बस पार्टीज के नाम और डेट्स एक्सेट्रा चेंज की, एंड देन देयर यू गो। वो गलत बात है। कई दफा आपको फायदा उसका होता है, बट अगेन उसका नुकसान ये कई दफा होता है, बिकॉज वो ड्राफ्ट्स पुराने होते हैं, तो नई इनैक्टमेंट्स, बिकॉज लॉ में बड़ी ऑर्गेनिकली इवॉल्व करता है, इट्स एन ऑर्गेनिज्म। तो लॉ क्योंकि इवॉल्व तेजी से कर रहा है, नई इनैक्टमेंट्स आ रही है, नया केस लॉ आ रहा है, नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एक्सेट्रा में, तो अगर आप पुराने ड्राफ्ट्स पे कुछ, अगर आपकी ओवर रिलायंस है, इफ यू आर ओवरली रिलाइंग ऑन ओल्ड ड्राफ्ट्स, तो फिर नो इट्स there's every likelihood that you may miss out on new amendments and changes, so take notice of this। कुछ फिर जो हमारे लॉयर्स हैं वो कई दफा ये भी देखने में आए, स्पेशली यंग लॉयर्स के, वो बस एक दफा उसको स्पेल चेक रन करते हैं, ग्रामर चेक रन करते हैं, देखते सी के बस ठीक है, वो यहाँ पे गलती नहीं आ रही, तो दे आर टू सेटिस्फाइड, वो शायद वो रीडिंग की रीड करने को शायद थोड़ा सा ओवरलुक करते हैं। उसमें नुकसान ये होता है कि स्पेल चेक या ग्रामर चेक में कई दफा, फॉर एग्जाम्पल स्टैचू है, उसकी जगह स्टैचूट भी ठीक है और स्टैचू भी ठीक है, अगर आपने इसमें गलती कर दी कि स्टैचूट को आपने स्टैचू लिख दिया है, तो ग्रामर चेक और स्पेल चेक में तो वो अंदर उस टेस्ट से तो वो पास हो जाएगा, बट अगेन सेंस नहीं बनेगी, दैट इज अ मिस्टेक। इस तरह की गलतियों का चांस आपको, स्पेशली हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो बिल्कुल भी आपको इस किस्म की गलती करने का चांस नहीं है, इवन इन द लोअर कोर्ट्स। तो प्लीज रीचेक एंड रीड योर ड्राफ्ट्स। अच्छा, अब मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा कि आप किस कैसे अपना जो ड्राफ्ट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर ड्राफ्ट? पॉइंट नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर योर ऑडियंस। आपकी ऑडियंस कौन है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, यू आर आर्ग्यूइंग इन फ्रंट ऑफ द बेस्ट जजेस ऑफ द कंट्री, या आप एक सिविल कोर्ट में खड़े हुए हैं, या आपका ड्राफ्ट एक लीगल नोटिस है जो आपने कहीं ड्राफ्ट करना है, या आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन ड्राफ्ट किया, या कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया है, किसके लिए ड्राफ्ट किया है? तो ये कीप दिस इन माइंड, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, उसके अकॉर्डिंगली उसमें आर्गुमेंट्स पुट इन करें, लैंग्वेज हल्की फुल्की चेंज हो जाएगी, कीपिंग योर टारगेट ऑडियंस इन माइंड। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नो योर ऑडियंस। ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग, अगेन अगर आपकी राइटिंग ऑर्गेनाइज नहीं है, उसके अंदर फ्लो नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग से मेरा मतलब ये है कि आपका ड्राफ्ट इट हैज टू कनेक्ट, ऑल पैराग्राफ्स हैव टू हैव अ कनेक्शन विद वन अनदर। हर पैराग्राफ का स्टार्ट एक टॉपिक सेंटेंस से होगा, उसके अंदर एक हर पैराग्राफ का एक अपना स्ट्रक्चर होगा, हर पैराग्राफ का एक कंक्लूडिंग सेंटेंस से कंक्लूजन होगा, और अगेन वो सब्सिक्वेंट और प्रीवियस पैराग्राफ से लिंक होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ये बेशक अगर आप सीएसएस कैसे लिख रहे हैं या आप एक पिटिशन या प्लेंट बना रहे हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर होना, इसकी इंपॉर्टेंस को कभी भी ओवर एम्फसाइज नहीं किया जा सकता, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ट्राई टू डिच लीगलीज, बहुत ज्यादा ओवरली कॉम्प्लिकेटेड जो लीगल टर्म्स हैं, या फिर बहुत ज्यादा जो लैटिन मैक्सिम्स कुछ लोग यूज करने में बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक होते हैं, ओवरली कॉम्प्लिकेट चीजों को ना करें, स्ट्रेट अवे हिट द नेल ऑन द हेड। जो बात है, क्लियर कट बात है, उसको वहां से क्लियर कट बात करें, असिस्ट करें प्रॉपर कोर्ट को, जज साहब को असिस्टेंस इस तरह की शो करें कि वो आपका जो केस है समझे कि उनको प्लेट के अंदर जो है बना बनाया केस आपने प्रोवाइड किया है, कि आप सब जितनी मैक्सिमम जितनी अच्छी असिस्टेंस आप दे सकते हैं, जितना जितना कम एफर्ट जज साहब को करना पड़ेगा, उतना ही बेहतर आपका चांस है दैट यू विल विन योर केस, और नॉट जस्ट विन योर केस बट आपका केस दैट विल आल्सो बी अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो कई दफा जो एक हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में बात की जाती है कि एग्जामिनर्स अक्सर पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ को पे ज्यादा फोकस करते हैं, और उनसे उनको आइडिया हो जाता है कि किस तरह का आंसर स्क्रिप्ट है। वो लॉ के अंदर भी काफी अप्लाई करता है, बिकॉज क्यों, पहले पैराग्राफ से पता चल जाता है कि यार किस तरह का सब्सटेंस आ रहा है आपके पास, या आखिरी पैराग्राफ से प्रेयर दे के पता चल जाता है कि आपके लॉयर जो हमारे जो लॉयर हैं, इन्होंने किस तरह की मेहनत की है, किस तरह का एफर्ट पुट इन किया है, कितनी क्रेडिबिलिटी है, किस तरह की कॉम्पिटेंस है। तो वो आइडिया हो जाता है, बिकॉज दैट इज अ वेरी सीजन्ड, बहुत सालों की प्रैक्टिस होती है, बहुत एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपकी पहला और आखिरी पैराग्राफ देख के भी आइडिया हो सकता है उनको। तो इसलिए बी वेरी क्लियर, बी मेथोडिकल।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बी सिंपल, अगेन जो बात की गई है कि सिंपल अपना मैसेज कन्वे करें, रिपीट ना करें चीजों को, उससे फायदा नहीं होता। रिडंडेंसीज को अवॉइड करें। फिर एक और जो मैं आपको टिप दूंगा वो ये कि एक्शन वर्ड्स को यूज करें। अब एक्शन वर्ड्स क्या है? फॉर एग्जांपल, एक वीक सेंटेंस क्या होगा? द डिफेंडेंट वाज नॉट ट्रूथफुल, ये एक वीक सेंटेंस है। इससे बेहतर एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस जिसमें आप एक्शन शो करें, वो क्या हो सकता है? द डिफेंडेंट लाइड, ये एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस आपने यूज किया है। तो एक्शन वर्ड्स को इस्तेमाल करें, दैट इज बेटर। पैसिव वॉइस को अवॉइड करें, एक्टिव वॉइस यूज करें। फॉर एग्जांपल, कहने की बजाय कि अ क्राइम वाज कमिटेड, पैसिव वॉइस में कहने की बजाय एक्टिव वॉइस में बात करेंगे, द डिफेंडेंट कमिटेड द क्राइम। एक्टिव वॉइस इज बेटर। एडिटिंग, अगेन इंपॉर्टेंट, एडिट रूथलेसली। अपना काम बार बार चेक करें, अपना ड्राफ्ट पढ़ के जाएं। इट इज नॉट कि आप कोर्ट रूम में जाके सुबह 7:30 बजे थोड़ी सी एक नजर अपने ड्राफ्ट को देख लें और आपके एसोसिएट्स ने आपका ड्राफ्ट तैयार कर दी। ऑलवेज रीचेक। देयर माइट बी एनी ग्लेयरिंग ओमिशन, अ मिस्टेक जो कि आपने ओवरलुक कर दी हुई है, और उसको दोबारा से रीचेक करना बिफोर यू प्रेजेंट योर केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम में टाइम इन्वेस्ट करें, इसको कैजुअली मत लें। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसका आपने जो है वो डेफिनेटली वी मस्ट टेक स्टॉक ऑफ दीज थिंग्स। और रिमेंबर, ड्राफ्टिंग इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। ड्राफ्ट देख के यू कैन मेक अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन विद द जज। अगर आपका ड्राफ्ट अच्छा है, समझे कि आपका आधा काम वहीं पे हो गया है। नॉट जस्ट दिस कि आपकी फिर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है आर्ग्यूमेंट्स की एंड द वे यू प्रेजेंट योर केस, बट the draft is your first impression. So always, as they say, put your best foot forward. Draft is your best foot forward. Be it criminal practice, be it a notice या civil practice, a corporate practice है, किसी भी तरह की प्रैक्टिस में जो ड्राफ्ट की इंपॉर्टेंस है वो कभी भी जो है वो ओवरस्टेट नहीं की जा सकती। ऑलवेज टेक योर ड्राफ्ट सीरियसली। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, हंजला आप कर सकते हैं, या हमारी जो ऑडियंस उससे भी क्वेश्चंस हैं तो आई विल बी हैप्पी टू टेक दिस क्वेश्चंस। थैंक यू। जी सर, क्वेश्चन आंसर सर सेशन की तरफ हम चलते हैं। सर, नासिर साहब हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे वुकला में इंग्लिश में ड्राफ्टिंग की काबिलियत को आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मेरा जो एक्सपीरियंस था, बिकॉज काफी डाइवर्स रहा है, लाहौर के सिविल कोर्ट से लेके जो है वो सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट तक, और फिर उसके बाद जो है वो काफी सारे और ट्रिब्यूनल्स में भी। तो जो मैंने रुझान वो ये देखा कि अक्सर जो है वो ड्राफ्टिंग में काफी जो है इसको थोड़ा सा ओवरलुक किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो लॉ स्कूल्स हैं उसके अंदर भी इस पर फोकस नहीं किया जाता। लोकल प्रोग्राम में तो बहुत कम फोकस है, और जो स्टूडेंट्स हमारे फॉरेन क्वालिफाइड हैं या जो एक्सटर्नल डिग्री कर रहे हैं, उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स वो नेचुरली और अंडरस्टैंडेबली बेहतर होती हैं, बिकॉज थोड़ा सा फिर फोकस वहाँ पे राइटिंग पे ज्यादा होता है, बिकॉज द अमाउंट ऑफ रीडिंग दैट दे हैव टू डू इन ऑर्डर टू गेट द डिग्री एंड टू ग्रेजुएट। उनकी ड्राफ्टिंग स्किल्स यकीनन थोड़ी सी बेहतर होती हैं, बट दैट इज नॉट टू से कि ड्राफ्टिंग स्किल्स जो है वो बेहतर नहीं की जा सकती। अगर कोई भी वकील इसमें टाइम लगाए और अपने चेंबर के अंदर, जरूरी बात यह है कि आप अपने प्यूपल मास्टर या जो आपका जो उस्ताद है, बिकॉज देखें जो लीगल प्रोफेशन है इट्स वो एक प्यूपल मास्टर और प्यूपल का एक रिलेशनशिप है बड़ा स्ट्रॉन्ग। उस्ताद और शागिर्द का रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप केस फाइल्स को पढ़ें, आपका जो प्यूपल मास्टर है वो आपको केस फाइल्स दे, आप सीखें, ड्राफ्ट खुद लिखने की कोशिश करें, कॉपी पेस्ट को अवॉइड करेंगे। प्री प्रिपेयर्ड ड्राफ्ट जो हमारी प्रैक्टिस चलती आ रही अनफॉर्चुनेटली के पुराने ड्राफ्ट्स लेके तो बस का कॉपी पेस्ट और उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज की और ला दिया, उसको अगर छोड़ के अगर आप खुद जरा प्रैक्टिस करें ड्राफ्ट खुद लिखने की, आप गलतियां कर सकते हैं बट यू कैन इंप्रूव विद टाइम। उसके लिए इट्स इम्पोर्टेंट कि बजाय के बार रूम्स में जाके गपशप लगाने की और बाकी कामों में टाइम, वो भी इंपॉर्टेंट है, सोशलाइज करना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉयर, बट अगेन लेकिन पढ़ना एक लॉयर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए एस एम जफर साहब की एक बड़ी मशहूर किताब है मेरे मशहूर मुकदमे, उसके जो इंट्रोडक्शन वो ये लिखते हैं कि एक लॉयर के लिए लिटरेचर, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब चीजों से जो है वो लॉयर शुड बी ब्रेस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। उसको पास नॉलेज होना चाहिए। दैट रीडिंग की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। इतना आप रीड करेंगे उतना आपका ड्राफ्ट बेहतर होगा। तो ड्राफ्टिंग में जो कमजोरी है उसकी वजह ये है कि वकला हजरात आजकल अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई कम कर रहे हैं, वो पढ़ने को इम्पोर्टेंस इतनी नहीं दे रहे। तो इसलिए जरूरी है कि कम से कम आप रोज अखबार जरूर पढ़ें, एक अच्छा इंग्लिश का अखबार जरूर पढ़ें, ट्राई टू राइट अ ड्राफ्ट विद योर ओन हैंड, तो उससे आप बेहतर हो सकते हैं डेफिनेटली।
राइट सर। सर मोहम्मद उमर हैं, ये पूछ रहे हैं हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश राइटिंग, प्लीज एक्सप्लेन ब्रीफली, आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ बट नॉट वेल इन इंग्लिश राइटिंग लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। अब देखिए, राइटिंग अगेन इम्प्रूवमेंट के लिए एक तो आपको, अगर आपकी ग्रामर ठीक है, सबसे पहले आपको एक अच्छी ग्रामर की बुक कंसल्ट करें। बिकॉज अक्सर लोग मैं देखता हूँ कि ग्रेजुएट भी कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं, बट अगेन जो सिंपल राइटिंग स्किल्स जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती हैं, तो गलतियां होती हैं ड्राफ्ट में। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा एक, अगर आप समझते हैं सबसे बड़ी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप के अंदर थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें वेयर यू स्टैंड, आपकी लैंग्वेज स्किल्स कैसी हैं। अगर आपको बेसिक लेवल के जो मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ी सा बेसिक लेवल की लर्निंग की दोबारा यू नीड टू गो बैक टू द बुक्स, गो बैक टू द बेसिक्स। अच्छी ग्रामर की बुक लें, कंसल्ट करें, अपने टेंसेस वगैरह देखें, अगर उस लेवल की अगर आपकी डेफिशिएंसी है। उसके बाद अखबार अगर आप रोज पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने में आपकी बहुत फर्क पड़ जाएगा। बिकॉज अगर आप एक अच्छा अखबार रोज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, और आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कम अक्रॉस न्यूज, तो उसमें काफी बेहतरी आ सकती है। एंड देन यू वॉच प्रोग्राम्स, बीबीसी देख रहे हैं, सीएनएन देख रहे हैं आप, काफी जैसे मैंने पहले बात की कि इफ यू गिव योरसेल्फ एन एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश, अगर आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि टीवी, जब टीवी देख रहे हैं तो उसमें इंग्लिश चैनल्स देख रहे हैं, इंटरनेट में बजाय फेसबुक पर टाइम जाया करने के या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं यूट्यूब पे, इस तरह से अगर एजुकेशनल प्रोग्राम्स देख रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो आपके लैंग्वेज स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर सकती हैं। राइट सर। सर ईशा राव, शी इज आस्किंग पुट लाइट ऑन ड्राफ्टिंग इन लीगल नोटिस, लीगल नोटिस में ड्राफ्टिंग के हवाले से पूछना चाह रही हूँ। जी, हम ये शेयर कर देंगे आपके पेज के ऊपर कुछ लीगल नोटिस, सैंपल नोटिस। लेकिन अगेन नोटिस के अंदर इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आप एक जेन में हो कि आप नोटिस सर्व किसको कर रहे हैं, उसके अप्रोप्रिएटली। अगर आप, आपका जो लीगल नोटिस आपने एक लेमैन को सर्व करना है, किसी किसी लेमैन को, इन द मैन इन द स्ट्रीट, जो कितना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, और आप उसको बड़े कॉम्प्लेक्स इंग्लिश के अंदर नोटिस सर्व कर रहे हैं, तो उसके सर के ऊपर से गुजर जाएगी बात, उसको समझ नहीं आएगी वो बात। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका नोटिस जो है इट शुड मेक सेंस, वो समझ आ जाए। तो इसलिए उसको इस तरह की लैंग्वेज में ड्राफ्ट करें सो दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल एंड इट इज इंटेलिजिबल। तो वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बाकी सैंपल्स आपके साथ शेयर कर देंगे, उसके सैंपल ड्राफ्ट, सो यू विल गेट टू नो बेटर अबाउट दिस। राइट। सर वाजिद रजा कुलाची ये पूछ रहे हैं, सर प्लीज रिकमेंड एनी बेस्ट बुक्स फॉर ग्रामर फॉर सीएसएस पीएमएस एग्जाम्स। ग्रामर के लिए अच्छी एक बहुत बहुत सालों से यूज हो रही है एक जो है वो सादत अली शाह साहब की एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। आई थिंक इट्स बीन इन यूज फॉर मोर देन 50 इयर्स नाउ। फिर रेनन मार्टिन एक अच्छी हाई स्कूल ग्रामर की बुक है, वो अगेन एक काफी सीएसएस में एक्सटेंसिवली यूज होती है। तो ये एक दो अच्छी बुक्स हैं जिसको आप रेफर कर सकते राइट सर। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आपने बड़ा कीमती वक्त हमें दिया और अपनी जो है वो कीमती राय से भी आगाह किया। तो हैं। थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ नाजरीन प्लेजर। आज के हमारे सेशन का, थैंक यू सर। नाजरीन आज के हमारे सेशन का यही इख्तिताम होता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।